स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन केमिस्ट्री इनसाइट्स। तो जैसे कि आप लोग पिछले दो वीडियो में देख चुके होंगे केमिकल काइनेटिक्स का मैंने पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड पढ़ाया है। तो आज आप लोग के सामने मैं केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट थर्ड लेकर के आया हूँ, जिसमें आपको बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर के आया हूँ। ये आपका बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ये बताता है कि रिएक्शन आपका क्या होता है, कि कैसे आपका होता है रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन आपका कैसे होता है उसके बारे में बताता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक कॉलिजन थ्योरी के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि आपका है आर्हेनियस थ्योरी ऑफ कॉलिजन। ठीक है, आर्हेनियस थ्योरी ऑफ कॉलिजन। ये क्या होता है देखिएगा, इसमें आपको इस थ्योरी में मेनली इसका चार पॉइंट पढ़ना है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिएगा आप लोग, फर्स्ट पॉइंट देखिएगा, कॉलिजन। कॉलिजन में समझ रहे हैं ना, तो कॉलिजन आप लोग पढ़ेंगे क्लास 11th में। क्लास 11th में आप लोग पढ़ेंगे कॉलिजन। तो कॉलिजन मींस क्या होता है, टकराना। ठीक है, तो दिस थ्योरी mainly valid for the collision between two molecules। ठीक है, ये क्या होता है, ये थ्योरी जो आपका होता है, ये आपका दो मॉलिक्यूल्स के बीच के कॉलिजन पर आपका डिपेंड करता है। ये थ्योरी जो होता है आपका, वो डिपेंड किस पे कर रहा है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच के कॉलिजन पे। ठीक है, चलिए सेकंड में देखिएगा आप लोग, द कॉलिजन among the molecules results in the formation of product called इफेक्टिव कॉलिजन। देखिए आपको कॉलिजन जो होता है दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो वहां पे क्या होता है ना कि सारा का सारा कॉलिजन वो आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा कि जितना भी आपका मॉलिक्यूल्स के बीच में कॉलिजन होता है, वो सारा का सारा कॉलिजन आपको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करता है। तो ऐसा कॉलिजन जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे जी, इफेक्टिव कॉलिजन बोलेंगे। ठीक है, एंड जो आपका कॉलिजन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करेगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इनइफेक्टिव कॉलिजन। ठीक है, तो यहां पे लिख देते हैं हम लोग, अदरवाइज इनइफेक्टिव कॉलिजन। ठीक है, अब ऐसा कॉलिजन जो आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं कर रहा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग जी, इनइफेक्टिव कॉलिजन बोलेंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखिएगा, थर्ड पॉइंट ये बताता है कि आपका यहाँ पे कॉलिजन फ्रीक्वेंसी का आपका एक नया टर्म निकल कर क्या रहा है, यहाँ पे बताऊंगा मैं इसके बारे में। ठीक है, बस यहाँ पे मैं जस्ट बता दे रहा हूँ कि कॉलिजन फ्रीक्वेंसी जो होता है आपका, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी वो बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है, मींस आपका क्या होता है, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी का आने का सेंस होता है यूनिट सेकेंड में। ठीक है, एक सेकेंड में यूनिट वॉल्यूम में कितना नंबर ऑफ कॉलिजन अकर हो रहा है मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो वो जो आपको कॉलिजन फ्रीक्वेंसी होता है, वो आपका क्या होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शंस में बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है, तो उसमें से जो इफेक्टिव कॉलिजन जो होता है ना, इफेक्टिव कॉलिजन वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है। इफेक्टिव कॉलिजन कहने का सेंस आपका हो गया कि जो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स हुआ, जो कि आपका रियली में पार्टिसिपेट कर रहा है आपको केमिकल रिएक्शंस में, उसका नंबर क्या होता है ना, आपका बहुत ही कम होता है। ठीक है, यहां पे देखिए मैं लिख दे रहा हूं, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिएक्शन इज वेरी हाई, but fraction of active molecules, या इसी को हम बोल सकते हैं effective collisions
collision is comparatively वेरी लो। ठीक है, आपका क्या होता है, इफेक्टिव कॉलिजन होता है वो कंपैरेटिवली क्या होता है, बहुत ही कम होता है। किसके कंपैरिजन में, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में। ठीक है, नेक्स्ट आपका फोर्थ पॉइंट है इसका एंड लास्ट पॉइंट, द इफेक्टिव कॉलिजन डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स, that is on energy barrier and orientation बैरियर। ठीक है, आपका इफेक्टिव कॉलिजन जो होता है आपका इफेक्टिव कॉलिजन, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, छूट गया यहाँ पे कॉलिजन। इफेक्टिव कॉलिजन डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स, किस किस पे डिपेंड करता है, तो एनर्जी बैरियर पे एंड ओरिएंटेशन बैरियर पे। ठीक है, तो यही आपका क्या है, आर्हेनियस थ्योरी ऑफ कॉलिजन का आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स है। कोई डाउट है? चलिए अब हम लोग इसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे जाकर के डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे कि ये कॉलिजन फ्रीक्वेंसी होता क्या है, ये कॉलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है। ठीक है, चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहला पॉइंट पे हम लोग आते हैं, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट किया करते हैं, कैपिटल जेड से, याद रखिए आप लोग। ठीक है, तो ये कॉलिजन फ्रीक्वेंसी होता क्या है जी, द टोटल number of collision among reactant, the total of collisions among reactant molecules per second per unit volume is called collision frequency। इसको क्या बोलेंगे लोग जी, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी ये आपका क्या होता है ना, वेरी होता है। किसी भी रिएक्शन के लिए आपका बहुत ज्यादा होता है, हमें सबका 1 सेकंड में 10^14 या फिर 10^18 आपका मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करता है। ठीक है, बात समझ आ रही है ना। अब यहाँ पे देखिए तो हम लोग बात करते हैं, ये कॉलिजन जो होता है ना आपका, कॉलिजन जो होता है ये दो तरीके का होता है। ठीक है, कॉलिजन आपका दो तरीके का होता है। कौन कौन सा होता है, तो फर्स्ट हम बोल सकते हैं इफेक्टिव कॉलिजन एंड सेकेंड बोल सकते हैं इनइफेक्टिव कॉलिजन। ये इफेक्टिव कॉलिजन जो होता है ना आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्म्ड, एंड ये जो होता है आपका वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है। ठीक है, प्रोडक्ट नॉट फॉर्म्ड, इस केस में आपका प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो पाता। इस केस में आपका क्या होगा, प्रोडक्ट फॉर्म होगा, इस केस में आपका प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो पाएगा। तो वैसे बात करेंगे इफेक्टिव कॉलिजन की और इनइफेक्टिव कॉलिजन की, तो आपका जो भी कॉलिजन होता है उसमें से मैक्सिमम पोर्शन जो होता है उस कॉलिजन का मैक्सिमम पोर्शन, जैसे मान लीजिए आपका 100 मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहा है, तो उसमें से मात्र आपका क्या होगा 3 या 4 या फिर 5 ही मॉलिक्यूल ऐसा कॉलिजन होगा उसका जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, और आपका रिमेनिंग जो होगा वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। ठीक है, मींस आपका रिमेनिंग 90 या फिर 90 से लेकर के आपका हो सकता है 95 तक मॉलिक्यूल्स ऐसा होगा
जो आपस में कोलाइड करने के बाद आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करेगा, ठीक है। तो इफेक्टिव कॉलिजन का जो आपका वैल्यू होता है वो बहुत ही कम होता है, एंड इनइफेक्टिव कॉलिजन का जो आपका अमाउंट होता है वो आपका क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। अब ये आपका इफेक्टिव कॉलिजन किस किस चीज पर डिपेंड करता है, इस चीज को हम लोग पढ़ेंगे। तो वही आपका इसी के लिए बताया गया है आपको, इस आरएनएस थ्योरी जो अभी जस्ट बताए थे उसके जो सबसे फोर्थ पॉइंट था, एकदम लास्ट पॉइंट था, उसमें मैं बताया था कि इफेक्टिव कॉलिजन दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, दो बैरियर पे डिपेंड करता है। एंड वो दोनों बैरियर कौन सा था जी, तो एक एनर्जी बैरियर था एंड एक था आपका क्या, ओरिएंटेशन बैरियर, ठीक है। तो चलिए हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट आपका एनर्जी बैरियर। देखिए आपको इफेक्टिव कॉलिजन कराने के लिए कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगा, ठीक है। आप यदि सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई नहीं करेंगे तो वहां पे इफेक्टिव कॉलिजन नहीं होगा एंड हेंस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आपका इसमें आता है, एक छोटा सा टॉपिक, थ्रेशोल्ड एनर्जी। शायद आप लोग इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। बहुत जगह आता है थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। थ्रेशोल्ड एक टर्म ही है, ठीक है, जो आपका मिनिमम अमाउंट को शो करता है, ठीक है। जैसे आप लोग फोटो इलेक्ट्रिफाइड पढ़ेंगे वहां पे भी पढ़ेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी, जो कि क्या बताता था, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द फोटो एनर्जी, ठीक है, टू रिमूव और टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस, ठीक है। मेटल सरफेस पे जो आपका जो होता था इलेक्ट्रॉन बाउंडेड, उसको कितना मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, जो कि उसको क्या करेगा, आपका एग्जैक्ट करा देगा, वहां से जस्ट निकाल देगा, रिमूव कर देगा, ठीक है। तो वहां पे भी हम लोग बोला करते थे थ्रेशोल्ड। तो थ्रेशोल्ड का मतलब समझेंगे कि जो आपका लिस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगा, ठीक है, लिस्ट अमाउंट चाहिए होगा, जिसका इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं हम लोग, किसी भी प्रोसेस को डन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आपका वही बात हो गया, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहने का सेंस होगा मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, जिससे कि क्या कर सकते हैं आप, इफेक्टिव कॉलिजन करा सकते हैं। एंड इफेक्टिव कॉलिजन होगा तो आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन तो होगा ही, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to occur effective collision, ठीक है। और बोल सकते हैं कि पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, ठीक है। चलिए ये क्या होता है आपका, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू अकर इफेक्टिव कॉलिजन। इफेक्टिव कॉलिजन के अकर कराने के लिए को जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगा जी, पूरा का पूरा आपको रिएक्टेंट का, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब देखिए तो इसका कुछ ग्राफिकल हम लोग देख लेते हैं। इधर आपका है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक ठीक से मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग को दिखाई देगा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड इधर मैं लिख दे रहा हूं एनर्जी। अब देखिए इसका ग्राफ, देखिए किस तरह का ग्राफ होता है। तो जब आपका जीरो एनर्जी होगा, जब जीरो एनर्जी होगा तो उस टाइम में जीरो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा, क्योंकि आपका कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल्स नहीं है जिसके पास जीरो एनर्जी होगा, ठीक है। आपका क्या होगा, जीरो एनर्जी होगा तो उस टाइम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा, आपका क्या होगा, जीरो होगा। एनर्जी थोड़ा बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन बढ़ेगा, ठीक है, धीरे धीरे करके बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। एक पार्टिकुलर एनर्जी पे आपका फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मतलब कुछ ही मॉलिक्यूल्स ऐसा होगा जिसका आपका क्या होगा, एनर्जी जो होगा आपका, सॉरी मैक्सिमम आपका जो आपका मॉलिक्यूल्स होगा, ठीक है, जब मैक्सिमम जो आपका मॉलिक्यूल्स होगा किसी भी रिएक्शन मिक्सर में, तो उसका आपका एनर्जी जो होगा ना आपका, वो आपका क्या होगा, एक पार्टिकुलर एनर्जी होगा। मतलब मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का आपका एक ही पार्टिकुलर एनर्जी होगा, है ना। बात समझ आ रही ना आपका, जैसे ये एनर्जी हो गया, ये एनर्जी हो गया,
यहाँ पे देखिए तो ये जो आपका मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, ये एनर्जी होगा। ठीक है, कोई डाउट है? अब यहाँ से देखिए तो आपका क्या होगा, फिर आपका और भी एनर्जी बढ़ाएंगे तब का कुछ ही ऐसा मॉलिक्यूल्स होगा जिसका एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा। एंड आपका क्या होगा, सर्टेन एनर्जी के बाद आपका जितना भी आपका एनर्जी बढ़ाते जाएंगे तो वहां पे क्या होगा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज नहीं करेगा। मतलब बहुत सारा ऐसा मॉलिक्यूल्स होगा, मतलब मॉलिक्यूल्स का संख्या आपका कम होगा। ठीक है, जिसका आपका एनर्जी क्या होगा, बिल्कुल आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक, अब यहां से देखिए तो आपका क्या होगा, ये जो आपका एनर्जी मिला है, ठीक है, ये जो आपका एनर्जी मिला है, यही आपका एनर्जी क्या हुआ, लिस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी हुआ। यदि आप किसी भी रिएक्शन में इतना एनर्जी को सप्लाई कर देते हैं तो वहां पे जो उसके मॉलिक्यूल्स के बीच जो आपका क्या होगा, कॉलिजन होगा, वो आपका इफेक्टिव हो जाएगा एंड इससे क्या हो सकता है, आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, यही आपका मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है। ये जो आपका एनर्जी है, ये आपका क्या हुआ, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है। ठीक है, एंड इधर भी आप, यहाँ भी आप ये भी एनर्जी देंगे तो आराम से क्या होगा, आपका ये जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है ये आपस में कोलाइड करके बनाएगा ही प्रोडक्ट। ठीक है, आप ये भी एनर्जी देंगे तब आपका क्या होगा, ये जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है आपका बनाएगा ही प्रोडक्ट। ठीक है, बट आपका लिस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या है, यही ना है। ठीक है, तो लिस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी इतना डालेंगे, तो इसी को मैं लिख दे रहा हूं थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी जो हो गया आपका, थ्रेशोल्ड एनर्जी जो हो गया, इसके करस्पॉन्डिंग हो गया कितना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है जी, कम ही मॉलिक्यूल्स है, देख रहे हैं ना, कम ही मॉलिक्यूल्स है ना, कोई डाउट है? लेकिन देखिए मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स के पास आपका एनर्जी क्या है, ये है, जो कि आपका क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर नहीं है। तो इस केस में आपका क्या होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा एंड आपका कुछ ही मॉलिक्यूल्स ऐसा है जिसके पास आपका क्या थ्रेशोल्ड एनर्जी है, और वही आपका आपस में कोलाइड करके क्या करेगा, आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो यही आपका जो लिस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी हो गया, इसको लोग क्या बोला करते हैं जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोला करते हैं। कोई डाउट है? एकदम 100% क्लियर है ना? चलिए अब चलिए, तो ये जो आपका एनर्जी हुआ, ये टोटल एनर्जी हुआ, ये रिएक्टेंट का टोटल एनर्जी हुआ, याद रखिएगा। ठीक है, ये जो आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी हो गया, ये टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है रिएक्टेंट का। ठीक है, तो मैं इस चीज को मेंशन कर देता हूं, थ्रेशोल्ड एनर्जी is the total amount of energy of the reactant required to perform effective collision, ठीक है। आपका क्या होगा, ये जो आपका जो थ्रेशोल्ड एनर्जी हुआ जी, ये क्या हुआ आपका ये क्या हुआ, रिएक्टेंट का टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी हुआ जो कि उसको रिक्वायर्ड है आपका इफेक्टिव कॉलिजन को परफॉर्म करने के लिए। कोई डाउट है? एकदम बात समझ आ रही ना? चलिए अब यहां से मैं देखिए बता रहा हूं, यहां से जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ये जो आपका जो मॉलिक्यूल्स हुआ है, ये जो आपका जो मॉलिक्यूल्स निकला है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे जी, फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स। एक्टिव मॉलिक्यूल्स कहने का सेंस जो आपका रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। ये जो आपका जो मिला है, ये आपका क्या मिला है जी, फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स मिला है, जो कि आपका क्या कर रहा है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। अब इसको आप निकाल भी सकते हैं, तो मैं देखिए निकाल के दिखा रहा हूं। ये जो आपका होता है, इसको लोग स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट किया करते हैं। ठीक है, तो स्मॉल एफ इक्वल टू होता है ई का पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ठीक है, ई ए बाई आर टी। यहां पे देखिए आपका क्या है, ये जो ई ए में लिखा हूं, ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। आर जो हो गया, ये क्या आपका गैस कांस्टेंट है। टी जो हो गया, ये टेम्परेचर है। ठीक है, तो यहां पे देखिए फिर से आपका एक नया टर्म आ गया है, एक्टिवेशन एनर्जी ई ए। ये ई ए है क्या, ठीक है, ये एफ, स्मॉल एफ क्या है जी, स्मॉल एफ आपका है
फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स क्या कर सकते हैं आप, कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूला के द्वारा। ठीक है, अब चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, वो आपका रहेगा एक्टिवेशन एनर्जी। चलिए देखिएगा आप लोग एनर्जी डायरेक्ट टॉपिक के अंदर में ही है, आप लोग इसको नोट करते चलिएगा अच्छे से, एंड आप लोग वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा, नोट भी कीजिएगा पूरा का पूरा। आपको जो भी कंटेंट्स दिए जाते हैं वो एकदम बिल्कुल यूनिवर्सल कंटेंट्स होते हैं, आप कहीं भी पढ़ेंगे आपको इससे कम, इससे आपको ज्यादा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इससे कम मिल सकता है बट इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। एंड आप लोग जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, आप लोग एक बार वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिएगा, शायद आप वीडियो को देखेंगे तो आपको कुछ प्रॉफिट भी हो जाएगा। मैं देखता हूँ कि कुछ लोग वीडियो को देखते नहीं, जैसे ही पोस्ट हुआ वीडियो बस डिसलाइक कर देते हैं, निगेटिव कमेंट कर देते हैं। आपको किसी तरह का शिकायत हो मुझसे या फिर वीडियो से या फिर किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप उस पर आराम से कंप्लेन कर सकते हैं, आप आराम से मेरे से बात कर सकते हैं। इस तरह के निगेटिव कमेंट्स जिसमें गालियां देते हैं आप लोग, कुछ हैं स्टूडेंट, मैं समझ रहा हूँ कि कौन है मैं स्टूडेंट, ठीक है, अच्छी तरह समझ रहा हूँ, एंड मैं ही नहीं समझ रहा हूँ, पूरा आपका जो भी हम जिस सिटी में रह रहे हैं सब लोग समझ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की एक्टिविटी करने से बेहतर है कि आपको व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है, आपको खराब लग रहा है तभी तो आप उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं ना, आप आराम से बात कीजिए मेरे से, बिल्कुल उस चीज़ को रिमूव किया जाएगा। ठीक है, एंड हाँ पर्सनली कुछ प्रॉब्लम है आपको मुझसे तो फिर तो ये गलत बात है, फिर आप वीडियो देखिए ही ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। जब तक आप किसी भी चीज को पूरी तरह नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक आप जज नहीं कर सकते कि क्या खराब है, क्या बुरा है, क्या अच्छा है। आप बिना देखे हुए जज कर लेते हैं कि ये खराब है, वो खराब है, ये वो बहुत तरह की बातें। आप पहले पूरा देखिए, उसका बाद जज करिए। आपको किसी तरह का प्रॉब्लम लग रहा है तो आप मुझसे बात करिए, व्हाट्सएप नंबर दिया था, मुझे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगा। ठीक है, बट बिना देखे हुए जज करते हैं आप, ये तो बहुत गलत बात है। चलिए देखिए, एक्टिवेशन एनर्जी की बात करते हैं, इसको ES रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे देखिए मैं इसको एक छोटा सा एग्जाम्पल के रूप में समझा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग इसको देखिएगा, इसका आपको इस टॉपिक से है रिलेशन है, बट आपका यहाँ पे आप इसको मत समझिएगा उस तरह से, रिलेट मत करिएगा इसको पूरी तरह कि बाइक ही चलेगा। देखिए मैं यहाँ पे बाइक बना रहा हूँ, ठीक है, शायद आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ जाए। देखिए ये आपका मान लीजिए आपका एक बाइक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये आपका 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, ठीक है। हम लोग इसको क्या करेंगे, कुछ एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, कुछ एनर्जी इसको प्रोवाइड करेंगे। देखिए एंड एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद इसका जो स्पीड हो गया वो आपका क्या हुआ, 50 किलोमीटर पर आवर हो गया। अब यहाँ पे देखिए तो मेरे कुछ एनर्जी प्रोवाइड करने से इस बाइक का स्पीड बढ़ चुका है। इसके पास कुछ तो स्पीड था ना पहले, ठीक है, कुछ स्पीड था पहले, मींस इसके पास कुछ एनर्जी था। हम लोग को पहुंचाना था 50 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर पर आवर हम लोग ऐसा मान रहे हैं कि जब ये ऐसा स्पीड चलेगा तो अपने डेस्टिनेशन तक एकदम बिल्कुल प्रॉपर टाइम में पहुंच जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको कुछ सर्टेन एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। तो जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके पार्टिकुलर एनर्जी तक पहुंचाने के लिए वही इसका क्या हुआ, एक्टिवेशन एनर्जी हो गया। एकदम क्लियर है, एकदम बात समझ रहे हैं ना। ये आपका बाइक है, पहले इसके पास कुछ ना कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी था, आप इसको दिए कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी आपका किसी पार्टिकुलर एनर्जी तक पहुंचाने के लिए, तो आपका कुछ जो भी आप अमाउंट ऑफ एनर्जी दिए हैं आपको यहां तक ले जाने के लिए एनर्जी, वही आपका अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगा, जब का क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ पे बात करेंगे हम लोग मैथमेटिकली बात करेंगे तो हाफ एम और 50 का स्क्वायर, यहाँ पे बात करेंगे तो हाफ एम
और 20 का स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी की बात करेंगे तो क्या होगा जी, आपका हाफ m 50 का स्क्वायर माइनस, अरे फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, यही आपका हो जाएगा। यही आपका क्या होगा, एक्टिवेशन में जो जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी दिए हैं इसको पार्टिकुलर एनर्जी तक पहुंचाने के लिए, वही आपका क्या हो गया जी, एक्टिवेशन एनर्जी। विदाउट, बस इसी से हम लोग क्या करेंगे, रिलेट करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शंस के लिए, ठीक है। अब देखिए मैं बता रहा हूं आप लोग को, it is the amount of energy required by the reactant to participate in a chemical रिएक्शन, ठीक है। ये आपका क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो रिक्वायर्ड हो रहा है आपका रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। एंड आपका रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए जो आपका अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, जो भी आपका अमाउंट ऑफ एनर्जी लगता है उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। पहले से इसके पास कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा, तो देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे जी। देखिए एक्टिवेशन एनर्जी को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो पता है आप लोग को। तो रिएक्टेंट के पास पहले से कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगा ना जी। यहाँ पे देखिए ना, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट टू पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन। अब देखिए केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, जो कि अभी जस्ट बताया हम लोगों को, ठीक है। तो आपको एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए तो क्या होगा आपका जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस आपका होगा इनिशियल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स, ठीक है। इनिशियल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स मींस थ्रेशोल्ड एनर्जी में से क्या करेंगे आप, इनिशियल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वहां पे आपको जो भी मिलेगा वो क्या मिलेगा, आपको एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगा। अब सोचिए किस चीज पे डिपेंड करता है, किस चीज पे डिपेंड करता है एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू, तो एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द केमिकल, लिख सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ केमिकल बॉन्ड्स rupture in the रिएक्शन। मींस आपका रिएक्शन में जो आपको पार्टिसिपेट कर रहा है मॉलिक्यूल्स, उसके बॉन्ड का रिप्चर में, ठीक है, रिप्चर में समझ रहे हैं ना, ब्रेकिंग में, ठीक है, उसके आपका डिफॉर्मेशन में, रिप्चर में आपका क्या हो रहा है कि जो भी आपका उसका स्ट्रेंथ होगा केमिकल बॉन्ड्स का, जो भी आपका रिप्चर होगा, जो टूट रहा होगा, तो उसी पे डिपेंड करता है आपका एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू। आपका स्ट्रेंथ ऑफ केमिकल बॉन्ड ज्यादा होगा तो उसके लिए आपका क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी का अमाउंट आपका क्या होगा जी, ज्यादा होगा, ठीक है। एकदम बात समझ रही ना, एकदम क्लियर है, ठीक है। तो इस चीज पे आपका डिपेंड करता है। अब चलिए इसको हम लोग एक कुछ ग्राफिकल मेथड से बताते हैं, वहां पे बहुत सारी चीजों को डील करते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग इसको नोट करते चलिएगा। ये इनिशियल एनर्जी आपका मे बी पोटेंशियल एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी के टर्म में हो सकता है, ठीक है। देखिए मैं कुछ ग्राफिकल व्यू दिखाता हूं आप लोगों को। देखिए ये एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोर्स में कैसे कैसे रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। रिएक्शन का जो आपका जो भी होगा, ठीक है, रिएक्शन कोर्स या फिर रिएक्शन कोऑर्डिनेट भी यहाँ पे लिखा हो सकता है, ठीक है। एंड एनर्जी, इसके बीच का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग देखते हैं। ये आपका बिल्कुल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए,
जैसे मान लीजिए पहले हम लोग एक बनाए थे रिएक्शन जल्दी से, एक आपका देख लीजिए, आपका हाइपोथेटिकल रिएक्शन है A प्लस बी मिलकर के आपका C प्लस डी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो इस केस में क्या होगा कि इस रिएक्टेंट के पास इनिशियल कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा, है ना, होगा ना, ठीक है। तो उसको हम लोग ये लेवल मान लेते हैं कि उसका रिएक्टेंट का एनर्जी क्या था, आपका ये था, ठीक है। एंड जैसे जैसे रिएक्शन कोर्स में सबका रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगा उसका एनर्जी बढ़ेगा, क्योंकि आपको कॉलिजन के लिए क्या होता है, उसको एनर्जी देना पड़ेगा, तभी तो आपका कोलाइड करेगा, है ना, बात समझ रहे ना, ठीक है। तो क्या होगा, रिएक्शन का रिएक्टेंट का आपका एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। एक पार्टिकुलर अमाउंट के बाद आपका क्या होगा, मतलब एक पार्टिकुलर अमाउंट पे जाने के बाद आपका उसका एनर्जी जो होगा मैक्सिमम हो जाएगा। देखिए ये जो आपका हो गया मैक्सिमम हो गया, उसके बाद आपका एनर्जी उसका क्या होगा, फिर से डिक्रीज होगा, ठीक है। एंड डिक्रीज होगा तो आपका दो तरीके का बात हो सकता है, यहाँ पे तीन तरीके का बात हो सकता है। एक हो सकता है क्या कि ये जो आपका जो डिक्रीज होकर के आएगा ये ग्राफ, वो आपका क्या हो सकता है, इससे कम हो सकता है, ठीक है, एक इस तरह की बात आ गई। दूसरा क्या हो सकता है जी, दूसरा क्या हो सकता है कि बिल्कुल आपका ये था ना, ये आपका A प्लस बी का, ठीक है, यहाँ पे ये जो आपका बन करके आया है ये क्या है, आपका जी प्रोडक्ट है, ठीक है, जिसको हम लोग C प्लस डी कह रहे हैं, ठीक है। तो देखिए तो इस रिएक्टेंट का ये जो आपका यहाँ पे रिएक्टेंट है, इस रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल ये था एंड प्रोडक्ट का आपका एनर्जी लेवल ये था, आपका कम हुआ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबका होगा क्या, यहाँ पर का एनर्जी थोड़ा सा ज्यादा हो गया, ठीक है। ये जो आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो मिल रहा है, तो इस पर भी आपको क्या होगा, कुछ ना कुछ आपका बनेगा, ठीक है। वो क्या होगा जब का, तो ये जो A एंड B का जो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहा था, तो कोलाइड करने के बाद जो यहाँ पे आया इसका मैक्सिमम एनर्जी हुआ, एंड वो जो मैक्सिमम एनर्जी हुआ होगा तो यहाँ पे जो भी आपको कॉलिजन के बाद बना होगा उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यहां भी आपका क्या होगा जी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, इसके पास एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है, एंड यही आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये देखिए ये क्या होगा आपका, जस्ट यहाँ पे जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में क्या होगा ना आपका, ये A एंड B का मॉलिक्यूल्स आपस में चिपका हुआ होगा, ठीक है, चिपका होगा। मींस देखिए ये दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच आपका फोर्स ऑफ रिपल्सन तो होगा ना, और यहाँ पे आपका मॉलिक्यूल्स है, इसका आपका क्या हुआ कि सराउंडिंग्स में आपका क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स का वो क्लाउड है, ठीक है, तो वहां पे आपका क्या रिपल्सन तो होगा ही। अब यहाँ पे इतना जोर से आपका क्या हुआ, कॉलिजन हुआ है कि ये जो आपका जो भी रिपल्सन हुआ उसको ओवरकम कर चुका होगा, तो ओवरकम कर चुका होगा तो यहाँ पे कुछ क्षण के लिए दोनों चिपका हुआ मिलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जिसका एनर्जी क्या आपका सबसे ज्यादा है। एंड आपका इस यूनिवर्स का आपका एक यूनिवर्सल लॉ है कि मोर एनर्जी तो क्या हुआ, उसका लेसर स्टेबिलिटी, एंड आपका लेसर एनर्जी देन मोर स्टेबिलिटी। यहाँ पे देखें तो एनर्जी ज्यादा है, ग्रेटर एनर्जी लेसर स्टेबिलिटी, एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब इसका स्टेबिलिटी क्या होगा, बहुत ही कम होगा, मींस इसका लाइफ स्पैन जो होगा वो बहुत ही ज्यादा कम होगा, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब देखिए आपका यहाँ पे जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना है, जो कि आपका A एंड B का मॉलिक्यूल्स आपस में चिपक गया होगा, ये जो आपका ब्रेकडाउन होगा, टूटेगा, आप लोग एकदम अच्छी तरह समझिएगा, टूटेगा तो आप दो तरीके का सिचुएशंस बन सकता है। एक आपका क्या हो सकता है, फिर से वापस आ सकता है किसमें जी, रिएक्टेंट में। दूसरा क्या हो सकता है आपका, ये आपका ब्रेकडाउन होगा कि कहाँ पे बन सकता है, आपका प्रोडक्ट में फिर से बन सकता है। एकदम बात समझ आ रही ना, ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है तो आपका क्या अनस्टेबल है, तो ऑब्वियसली ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। तो ब्रेकडाउन होगा तो फिर से आपका क्या हो सकता है, रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकता है, या फिर क्या होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। कोई डाउट है, एकदम क्लियर है ना। चलिए अब यहाँ पे देखें तो इस केस में एनर्जी कम हो गया, इस केस में आपका एनर्जी ज्यादा हो गया, तो इन सब चीजों को मैं डील करूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बारे में, नया टर्म निकल करके आ गया, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। देखिए ये है क्या जी आपका, तो इसका एनर्जी जो होगा आपका मैक्सिमम एनर्जी है, मैक्सिमम एनर्जी, लेसर स्टेबिलिटी formed by the collisions
among reactant or प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स। प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स से भी आपका मान लीजिए आपका पहले से बना हुआ प्रोडक्ट, ठीक है, तो वहां भी उसके भी कॉलिजन सबका क्या हो सकता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन सकता है, ठीक है। इसका फिर देख लीजिए, ये जो डिकम्पोजिशन होगा, डिकम्पोजिशन जो होगा इसका, डिकम्पोजिशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स गिव्स रिएक्टेंट, अगेन दोबारा दे सकता है रिएक्टेंट, ठीक है, या फिर क्या दे सकता है आपका प्रोडक्ट। रिएक्टेंट दे सकता है दोबारा, या फिर क्या दे सकता है आपका प्रोडक्ट भी दे सकता है, कोई डाउट है। इसका लाइफ स्पैन आपका क्या होगा, बहुत ही कम होगा, ठीक है, बहुत आपका क्या अनस्टेबल है ना ये आपका। अब चलिए, अब यहाँ पे देखिए आपको ओवरऑल समझ में आ गया। इसको जस्ट आप ऐसे करके समझ सकते हैं, बिल्कुल आपका एक पहाड़ है, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, नीचे से पहाड़ की चोटियों से नीचे से आप ऊपर की ओर चढ़ने वाले हैं। तो आपका क्या होगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा आपका एनर्जी बढ़ता जाएगा। कौन सा एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जाएगा। ये पहाड़ का चोटी है, ठीक है, पहाड़ का चोटी है। अब सोचिए आप इस पे चढ़िएगा, आप इस पे चढ़िएगा तो आपका क्या होगा, वहां पे मैक्सिमम एनर्जी होगा। अब वहां पे आपको, वहां पे चढ़ने के बाद आपका दो रास्ता है, ठीक है, चढ़ने के बाद आपका दो रास्ता है। आप इस तरफ आए तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, इस तरफ आए तो फिर से रिएक्टेंट बन जाएंगे, ठीक है। तो ये जस्ट आपका एक पहाड़ है, एक इसके मैक्सिमम, पहाड़ की मैक्सिमम आपका चोटी पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉइंट पे चले गए तो वहां पे आपका क्या होगा, आपका एनर्जी सबसे मैक्सिमम हो जाएगा। वहां से गिरेंगे, लुढ़केंगे भी तब बचेंगे नहीं, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे आपका क्या होगा, एनर्जी मैक्सिमम है, एनर्जी मैक्सिमम है, मींस आपका स्टेबिलिटी का आपका सबसे मिनिमम है। आप जाते ही सोचेंगे कि या तो वापस लौटे, नहीं तो फिर से पहाड़ के उस पार चले जाए। तो पहाड़ के उस पार से आएंगे तो आपका क्या होगा, एनर्जी जो होगा आपका वहां पे डिक्रीज करेगा, एंड देन आपका क्या होगा, आप प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करिएगा, आप फतह हासिल करिएगा, ठीक है, आप पहाड़ को पार कर गए, ठीक है। वापस लौटिएगा तो हताश होकर के लौटिएगा, अरे आप तो पहाड़ को पार नहीं कर पाए। ये सबका जैसा पहले थे वैसा ही बन जाएंगे। आप पार कर गए तो आप बदल जाएंगे, ठीक है, आपका पूरा दुनिया में नाम हो जाएगा। एकदम बात समझ में आ रही है ना। चलिए, तो आपका क्या होगा, वही बात होगा यहाँ पे, यहाँ पे जो बने हैं, यहाँ पे जो गए हैं वो आपका क्या होगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब चलिए क्या है कि यहाँ पे देखिएगा आपका ये आपका क्या है, रिएक्टेंट का एनर्जी है, ये आपका क्या है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का एनर्जी है। तो जो आपको अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, ठीक है, जो आपको अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक पहुंचने के लिए, उसी को हम लोग बोला करते हैं क्या जी, एक्टिवेशन एनर्जी। ये आपका क्या होगा जी, आपका एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी इसको बोला करेंगे। एकदम बात समझ रही ना। तो यहाँ पे देखिए तो आपका एक्टिवेशन, यहाँ पे जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हो गया, ये मैक्सिमम एनर्जी जो हो गया, यही आपका क्या होगा जी, आपका ये जो एनर्जी हो गया, जो टोटल हम लोग बात कर रहे हैं जीरो से लेकर के यहाँ तक का एनर्जी, ये आपका क्या होगा जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। एकदम क्लियर है, एकदम बात समझ आ रही ना। अब चलिए यहाँ पे देखिए तो ये जो आपका एनर्जी का डिफरेंस होगा, जो आपको रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच का एनर्जी का डिफरेंस होगा, इसको लोग डेल्टा एच से या फिर डेल्टा ई से रिप्रेजेंट किया करते हैं, ठीक है। एंड यही क्या होगा, इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। यहां भी देख लीजिए आप लोग, इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, इंथैल्पी समझ रहे हैं ना आप लोग, एनर्जी, इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। अब यहां पे देखिए तो आपका इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन ये है क्या, तो डेल्टा एच का वैल्यू मान लीजिए पॉजिटिव होगा। इस केस में देखिए, इसको हम मानते हैं फर्स्ट केस ए, इसको हम मानते हैं सेकंड केस बी। तो देखिए हम बात कर रहे हैं फर्स्ट केस के लिए, फर्स्ट केस के लिए बात कर रहे हैं। डेल्टा एच का वैल्यू लोअर है, जीरो से कम है, देख लीजिए, रिएक्टेंट का ज्यादा है, प्रोडक्ट का कम है, तो डेल्टा एच का वैल्यू आपका क्या है, लेस देन जीरो है। तो इस केस में आपका क्या होगा, ये जो रिएक्शन होगा ये आपका क्या होगा जी, एक्सोथर्मिक होगा, एक्सोथर्मिक का केस। यहाँ पे आपका टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है। फिर देखिए हम बात करते हैं डेल्टा एच का जो जीरो से बड़ा, तो क्या होगा, ये एंडोथर्मिक होगा,
एंडोथर्मिक फॉर्म मींस यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी का आपका गेन होगा, ठीक है। फाइनल एनर्जी जो आपका होगा वो इनिशियल से क्या आपका होगा, ज्यादा होगा। एकदम बात क्लियर है ना? चलिए एकदम क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे देखिए हम लोग कुछ कुछ बात कर लेते हैं, कुछ बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका कैसे कैसे किस किस चीज पर डिपेंड करेगा। मैं इसे बिता रहा हूँ एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स वाली बात, आप लोग देखते चलिएगा। मैं ग्राफ अभी नहीं मिटाऊंगा। देखिए क्या होगा यदि आप यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा देंगे, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपका क्या होगा, इस मॉलिक्यूल्स को, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को ज्यादा एनर्जी मिलेगा, तो ज्यादा एनर्जी मिलेगा तब तुरंत यहाँ पे पहुंचेगा, तो रिएक्शन आपका फास्टर हो जाएगा। एकदम बात समझ आ रही है? या फिर बोल सकते हैं कि ये जो एक्टिवेशन एनर्जी, ये जो आपका एनर्जी गैप है रिएक्टेंट के बीच का एंड थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है इसके बीच का जो गैप है ये आपका कम होगा तो रिएक्शन फास्टर होगा, ज्यादा होगा तो रिएक्शन आपका स्लो होगा। क्योंकि ज्यादा होगा, आप सोचिए ना पहाड़ का हाइट बड़ा होगा तो आपको पहाड़ के चोटी तक पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा ना, ठीक है। पहाड़ का हाइट छोटा होगा तो पहाड़ के चोटी तक आपका क्या होगा, इजीली पहुंच जाएगा एंड बहुत सारे लोग पहुंच जाएंगे। तो आपका क्या होगा, यदि एक्टिवेशन एनर्जी किसी रिएक्शन का ज्यादा होगा तो इस केस में आपका क्या होगा, बहुत ही कम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ही पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में, ठीक है। एंड आपका क्या होगा, किसी रिएक्शन का आपका एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा तो वहां पे मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में। यहाँ पे देखिए तो higher the value of activation energy, higher the value of activation energy, lesser number of fraction of molecules participating in the reaction. Higher the value of activation is lesser number of fraction of molecules participating in the reaction and vice versa लिख सकते हैं हम लोग, उल्टा भी, ठीक है। फिर देखिए तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इसका एनर्जी बढ़ेगा। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रिएक्शन विल बी फास्टर, रिएक्शन का क्या होगा, फास्टर हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक? क्लियर है ना? चलिए अब यहां पे देखिए हम लोग बात कर लेते हैं एंथैल्पी की, सॉरी एक्टिवेशन एनर्जी की बात कर लेते हैं, जो कि पहले ही बात कर चुके हैं। एक्टिवेशन एनर्जी देखिए इससे पहले हम लोग निकाल चुके हैं। ये देखिए आपका क्या है, ये मैक्सिमम एनर्जी जो जीरो से लेकर के यहाँ तक आपका क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, उसमें से आप इस रिएक्टेंट की एनर्जी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, आपका एक्टिवेशन एनर्जी निकल जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग देखिए एक्टिवेशन एनर्जी को दूसरे टर्म में, ठीक है। कैसे बात करेंगे तो देखिए तब का क्या होगा, हम लोग बात कर सकते हैं आपका एनर्जी डिफरेंस की, ठीक है। देखिए क्या हो सकता है आपका, आप प्रोडक्ट के लिए भी बात कर सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट के लिए भी बात कर सकते हैं कि देखिए तो आपका यहां से यहां तक जो आपका एनर्जी होगा ये भी आपका क्या होगा, ये प्रोडक्ट के लिए आपका एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगा, है ना। प्रोडक्ट के लिए आपका क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसे करके, तो क्या लिखेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी लिखे है ना, एक्टिवेशन एनर्जी लिखे तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा आपका जी, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्लस डेल्टा एच, ऐसा भी लिख सकते हैं। प्रोडक्ट के लिए आप लिखेंगे एक्टिवेशन रिवर्स रिएक्शन के लिए, फॉर रिवर्स रिएक्शन में यहाँ पे लिख दे रहा हूं, फॉर रिवर्स रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन के लिए, उल्टा रिएक्शन के लिए आपका जो आपका ये जो कन्वर्ट होगा मान लीजिए आपका फिर से रिएक्टेंट में, उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिए आपका क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक का एनर्जी क्या आपका
एक्टिवेशन एनर्जी किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए। एंड ये जो आपका एनर्जी गैप हुआ, ये जो आपका एनर्जी गैप हुआ, ये क्या हुआ आपका जी, डेल्टा एच हुआ। तो डेल्टा एच को आप यदि एक्टिवेशन एनर्जी में ऐड कर देंगे तो आपका प्रोडक्ट के लिए निकल गया ना एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए दूसरी तरह यहाँ पे देखिएगा आप लोग, उसी तरह यहाँ पे देखिएगा आप लोग कि ये क्या है आपका, यहाँ पे ये जो है आपका वो क्या है आपका, ये क्या है जब का एक्टिवेशन एनर्जी है, किसका किसका एक्टिवेशन एनर्जी है, जब का रिएक्टेंट का एक्टिवेशन एनर्जी आप यहाँ पे लगा सकते हैं रिएक्टेंट। ठीक है, एंड ये जो एनर्जी आपका जो होगा डेल्टा एच, ये क्या है जब का, ये क्या है इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन है। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे हम लोग जी, ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस साइन लगा सकते हैं। विदाउट यहाँ पे जो लिखेंगे हम लोग क्या करेंगे जी, माइनस साइन लगा देंगे। मींस आपका क्या होगा, डेल्टा एच पे डिपेंड करेगा। यदि आपका क्या होगा डेल्टा एच, मतलब ये आपका क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, तो उसके लिए हम लोग प्लस का इस्तेमाल करेंगे इसमें। ठीक है, एंड एंडोथर्मिक की बात करेंगे, एंडोथर्मिक की, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग जी, माइनस का इस्तेमाल करेंगे। ये बात आप याद रखिएगा। एक्सोथर्मिक के लिए यहाँ पे प्लस का इस्तेमाल करेंगे। देख लीजिए एक्सोथर्मिक में आपका हीट रिलीज हो रहा है, प्लस का इस्तेमाल करेंगे। एंड इंडो के लिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे जी, माइनस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ से एक और चीज आप निकाल सकते हैं कि दोनों का एक्टिवेशन एनर्जी का डिफरेंस निकालेगा तो आपका डेल्टा एच आ जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा एच भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा एच इक्वल टू, मैं लिख देता हूं साइन के साथ लिख देता हूं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट, यहाँ पे रिएक्टेंट का अमाउंट कम है, प्रोडक्ट का अमाउंट ज्यादा है, तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, यही आपका क्या हुआ डेल्टा एच का, मींस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। आप ये भी करके क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपका, आपका रिएक्टेंट है, ये जो मैं लिखा हूँ ये आपका क्या है जी, आपका प्रोडक्ट है। ठीक है, पूरी तरह आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कोई डाउट है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट छोटे से टॉपिक की ओर चलते हैं। एकदम इस वीडियो का एकदम लास्ट टॉपिक, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, अभी उसको देखिएगा। देखिए ओरिएंटेशन बैरियर, एनर्जी बैरियर के बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं। अब बारी आपका ओरिएंटेशन बैरियर की। तो ये ओरिएंटेशन बैरियर है क्या, ओरिएंटेशन नाम से स्पष्ट हो रहा है, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, तो आपको इफेक्टिव कॉलिजन होने के लिए आपको एनर्जी के साथ साथ उसके पास क्या होना चाहिए, आपका एक डिफिनिट मैनर में आपका कॉलिजन होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूं आपका, फॉर इफेक्टिव कॉलिजन रिएक्टेंट molecules must have definite amount of energy with proper manner of orientation for collision। ठीक है, कॉलिजन के लिए क्या होना चाहिए, प्रॉपर मैनर में आपका ओरिएंटेशन होना चाहिए उसका। अब इसको देखिए आप लोग एग्जांपल में, वैसे रेट की मैं बात करता हूं, तो रेट जो होता है आपका वो आपका क्या होता है, माइनस डी एक्स बाई डी टी। एंड ये जो आपका होगा वो आपका क्या होगा, जेड इंटू एफ होगा। जेड आपका है क्या जी, आपका कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, ये आपका क्या है, एफ क्या है जी आपका, तो फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव नंबर ऑफ
मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बात करते हैं ओरिएंटेशंस की बात करते हैं, तो देखिए आप लोग ये आपका ए मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये कोलाइड करेगा किससे, बी मॉलिक्यूल से। तो ये कोलाइड करने के बाद देखिए तो ये इस तरह का आपका सिचुएशन को जनरेट करेगा, ठीक है। ये आपका क्या है ए, ये आपका क्या है बी है। आफ्टर आपका रिएक्शन आपका क्या होगा, कोलिजन क्या होगा, ये इस तरह का आपका कुछ बनाएगा। ये आपका ए था, ये आपका क्या था, बी था। तो इस केस में आपका क्या हुआ, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, ये आपका सही है, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, इस केस में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। बट आप देखिएगा तो एक कुछ ऐसा मैं डायग्राम बना रहा हूं, आप लोग इसको मिटा दे रहा हूं मैं। एक परफेक्ट ओरिएंटेशन है, ठीक है, रिएक्शन के लिए, इफेक्टिव कोलिजन के लिए परफेक्ट ओरिएंटेशन है। बट देखिए तो हम लोग कुछ ऐसा बना रहे हैं, ये आपका ए मॉलिक्यूल है, ये आपका बी मॉलिक्यूल है। ये देखिए तो आपस में कुछ कोलाइड करेगा इस तरह से, ये बना पाएगा क्या, नहीं बना पाएगा। बिल्कुल जैसा था वैसा ही आपका क्या होगा, अलग हो जाएगा। जैसा था वैसा ये हो गया, इस फिर से रिएक्टेंट में ही कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये आपका परफेक्ट ओरिएंटेशन था, ये आपका परफेक्ट ओरिएंटेशन नहीं था। तो ओरिएंटेशन भी डिपेंड करता है आपको एक परफेक्ट इफेक्टिव कोलिजन के लिए, ठीक है। कोई डाउट है तो अब आप लोग से मैं नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा, वीडियो नंबर 4 में। वहां पे मैं बहुत ही अच्छी चीजों की बात करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।